नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में और बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब गन्ना और जिन्ना पर केंद्रित हो रही है। जेपी नड्डा ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला तो मुख्यमंत्री योगी ने भी उन्हें बबुआ कहकर संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एटा में ब्रज क्षेत्र की चुनावी रणनीति से बूथ अध्यक्षों को रूबरू कराया। तो जीटी रोड स्थित सैनिक पड़ाव में ब्रज प्रांत के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे जेपी नड्डा ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी करारे प्रहार किए। जेपी नड्डा ने राम मंदिर निर्माण सहित गन्ना किसानों का भुगतान और किसान सम्मान निधि की बातें बूथ अध्यक्षों से की। वहीं माफिया राज खत्म करने और कोरोना का बेहतरीन प्रबंधन करने की बात कहकर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की। दोनों नेताओं के निशाने पर समाजवादी पार्टी ही रही। जीटी रोड स्थित सैनिक पड़ाव के मंच से मुख्यमंत्री ने कोरोना प्रबंधन और देश और प्रदेश की तारीफ की बात कही। योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि रूस, यूरोप और चीन में कोरोना बढ़ रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना का बेहतरीन प्रबंधन किया है। कोरोना संक्रमण के दौर में बीजेपी ने काम किया। कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ये सब कहां थे? सभी होम क्वारंटीन थे और दुष्प्रचार कर रहे थे। ऐसी बातें कहते हुए योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा हमला बोला है। इसी के साथ अन्य योजना का शुभारंभ हो गया है। बीजेपी के 28,000 बूथों के कार्यकर्ता सम्मेलन में नहीं ये महारैली में आए हैं। ये बड़ी बातें योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई। साथ ही बूथ अध्यक्ष वैक्सीन दिलाने का संकल्प लें। वहीं योगी सरकार ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। कहा कि पिछली सरकारों की नीयत खराब थी, माफिया के पास ये सारा अनाज रह जाता था और गरीब देखता रह जाता था। पहले माफिया हावी था, आज पुलिस माफिया पर हावी है। ये तमाम बातें उन्होंने कही और साथ ही कहा कि महिला बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं और 18 तारीख को पीएम मोदी गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार सर्वांगीण विकास कर रही है। बूथ जीता तो 325 प्लस भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूछा कि राम मंदिर सपा की सरकार में क्या बन पाता, काशी का विकास नहीं हो पाता। आस्था का सम्मान बीजेपी सरकार ने किया। जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि देश की जनता को वो बताना चाहते हैं कि जनसैलाब कोई जनसभा नहीं है, ये कार्यकर्ता का सम्मेलन है। बूथ के अध्यक्षों को उन्होंने बधाई दी। नड्डा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने जो वादा किया था उसे करके दिखाया है। नेतृत्व ने जो काम किया उसमें करोड़ों कार्यकर्ताओं ने कोरोना में लोगों की सेवा की। बूथ अध्यक्ष के जो नेता यहां हैं वे भी मंच पर बैठेंगे। ये काम बीजेपी ने किया है। परिवारवाद और वंशवाद पर निशाना साधते हुए विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से लेकर बंगाल तक पार्टियों में क्षेत्रवाद और वंशवाद हावी है। सभी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। जिन्ना के नाम पर कोई जी रहा है, लेकिन बीजेपी सबका साथ सबका विकास के साथ चलती है। एक विधान, एक संविधान और एक प्रधान हो गया है। कश्मीर में बीजेपी ने ही 370 को समाप्त कर दिया। 3 तलाक को बीजेपी ने खत्म किया। वहीं अखिलेश यादव पर प्रहार करते हुए कहा कि राम मंदिर उनकी सरकार में नहीं बन पाता। पूर्व की सरकारें किसानों के साथ छलावा करती थीं। तो वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज कांग्रेस ने मेगा रैली की। सोनिया गांधी लंबे समय बाद किसी रैली में नजर आई। सोनिया, राहुल के अलावा कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर अपने कद्दावर नेताओं को एक मंच पर जमा कर केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर दिखी। जयपुर के विद्यानगर स्टेडियम में कांग्रेस का विशाल मंच सजाया गया। चारों ओर सोनिया, राहुल समेत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के पोस्टर लगे और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जमा हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश की हालत आप सबको दिख रही है। ये रैली महंगाई और बेरोजगारी के बारे में है, लेकिन देश की जो हालत आज है वो आज से पहले कभी नहीं हुई थी। हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशन और संगठन और ये सब एक हाथ में पहुंच गए हैं। मंत्री के दफ्तर में आरएसएस के ओएसडी बैठे हैं। इस देश को जनता नहीं चला रही, बल्कि 3-4 पूंजीपति ही चला रहे हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि जो सरकार केंद्र में है वो जनता की भलाई नहीं चाहती है। उन्होंने कहा कि हमारे पर्यटक प्रधानमंत्री अपने आवास से 10 किलोमीटर दूर किसानों से मिलने नहीं जा पाए, लेकिन पूरी दुनिया घूम आए। ये सरकार सिर्फ गिने चुने उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि 70 सालों की रट छोड़िए मोदी जी, आप ये बताइए कि आपने 7 साल में क्या किया। रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि आप इस रैली में इसलिए आए हैं क्योंकि महंगाई की वजह से आपका जीना मुश्किल हो गया है।
आप यहां इसलिए आए हैं क्योंकि रसोई का सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया है। प्रियंका ने कहा कि सरकार जितना विज्ञापन पर खर्च करती है उतना किसानों पर खर्च नहीं करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ गिने चुने उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि वो हमसे बीजेपी चुनाव आते ही चीन की बात करेंगे, किसी और देश की बात करेगी, लेकिन रोजगार की बात नहीं करेगी, महंगाई की बात नहीं करेगी। आखिर देश में इतनी महंगाई क्यों है? आपको ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। आप सरकार से एक मजबूत भविष्य मांगिए। महंगाई सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं है, ये मेरी लड़ाई है, ये मेरे भाई राहुल गांधी की लड़ाई है और ये सोनिया गांधी की लड़ाई है। ये मंच पर बैठे हर एक कांग्रेसी की लड़ाई है। ये बड़ी बातें आज महंगाई हटाओ रैली के बहाने ये केंद्र सरकार के ऊपर हमला करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी ने कही है। तो अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। किसान आंदोलन को लेकर अपनी ही पार्टी के सरकार के खिलाफ मुखर्रर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अब फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर संसद में प्राइवेट मेंबर बिल रखकर सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। तो सांसद गांधी ने रविवार को बिल के मसौदे को ट्वीट करते हुए लोगों से इस पर उनके सुझाव भी मांगे हैं। उन्होंने एमएसपी कानून को लेकर कुछ सुझावों की लिस्ट संसद को सौंपी है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपने प्रस्तावित प्राइवेट मेंबर बिल के मसौदे को ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत के किसानों और सरकार ने लंबे वक्त से तमाम आयोगों के अंदर और बाहर कृषि संकट पर बहस की है। अब एमएसपी कानून का वक्त आ गया है। कानून में मेरे मुताबिक किस तरह के प्रावधान होने चाहिए, इसको लेकर मैंने एक मसौदा तैयार किया है और संसद में रख दिया है। इस पर किसी भी तरह की आलोचना का स्वागत है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कृषि कानूनों के वापस लेने के ऐलान के बाद वरुण गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी और पत्र में उन्होंने कहा था कि मेरा निवेदन है कि एमएसपी पर कानून बनाने की मांग और अन्य मुद्दों पर भी अब तत्काल निर्णय होना चाहिए। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की भी मांग की थी। वहीं सांसद वरुण गांधी ने लखीमपुर खीरी घटना को लोकतंत्र पर धब्बा भी बताया था। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर कार चढ़ाने का केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे पर आरोप है और आरोपों के मुताबिक लखीमपुर में किसान प्रदर्शन कर रहे थे, तभी केंद्रीय मंत्री के बेटे ने तेज स्पीड से कार लाकर किसानों पर चढ़ा दी, जिसमें कई किसानों की मौत हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। पूर्वांचल के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के तीनों बेटे आज रविवार को समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के हाथों सदस्यता ग्रहण की और हरिशंकर तिवारी के बड़े बेटे पूर्व सांसद भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी, चिल्लूपार के विधायक विनय शंकर तिवारी के साथ ही विधान परिषद के पूर्व सभापति गणेश शंकर पांडे, संत कबीर नगर से बीजेपी के विधायक दिग्विजय नारायण चौबे उर्फ जय और बसपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी संतोष तिवारी भी सपा में शामिल हो गए हैं। तो इस मौके पर विनय शंकर तिवारी ने कहा कि 2017 में जनता के बड़े समर्थन और उत्साह से यूपी में बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन इस सरकार ने लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र अपनाया, लोगों के बोलने पर पाबंदी लगाई और काम किसी और का है लेकिन पत्थर अपना लगवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग समाज में तोड़फोड़ कर रहे हैं, धरातल पर कोई काम सरकार ने किया नहीं है। गोरखपुर में बाढ़ प्रभावित इलाके के लिए कोई बजट नहीं दिया गया। गोरखपुर विश्वविद्यालय में जाति विशेष के लोगों को नियुक्ति दी गई है और इस सरकार में ब्राह्मण समाज का लगातार अपमान किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एनकाउंटर की नीति अपनाई है। कहा जा रहा है कि तिवारी परिवार के सपा में शामिल होने से सपा पूर्वांचल में पहले से और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। वहां की कई अन्य पार्टियों से भी सपा का गठबंधन हो चुका है और रविवार को बसपा से भी तमाम नेताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। वहीं पायल किन्नर ने सपा को समर्थन देने का वादा किया है और उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। इसी के साथ उन्हें सपा किन्नर सभा का अध्यक्ष भी बनाया गया है। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस आला कमान ने नवजोत सिंह सिद्धू की अधिकतर मांगों को स्वीकार करके पंजाब इकाई में छिड़े घमासान को शांत कर दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि इसके साथ ही सिद्धू की ताकत भी कम कर दी गई है। दरअसल खुद सिद्धू के बयानों से ही अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस हाईकमान ने उनके पर कतर दिए हैं। शनिवार को बाबा बकाला में एक रैली को संबोधित करते हुए सिद्धू ने यहां तक कह दिया कि वो एक शक्तिहीन अध्यक्ष हैं। सिद्धू ने पंजाब सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए ये कहा था
कि मैं सिर्फ अध्यक्ष हूं, मैं महासचिवों तक की नियुक्ति नहीं कर पा रहा हूं। सिद्धू का यह बयान कांग्रेस हाईकमान की तरफ से 22 जिला संयोजकों की उस सूची को खारिज करने के बाद आया है जिसे पंजाब अध्यक्ष ने ही तैयार किया था। इस सूची में सिद्धू ने उन नेताओं के नाम हटा दिए थे जिन्हें पूर्व पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने नियुक्त किया था। अलग अलग विधानसभा चुनाव समितियों में सिद्धू की अनदेखी के बाद अब पार्टी आलाकमान ने 22 जिला संयोजकों की सूची जारी की है। तो एक खबर के मुताबिक जिला संयोजकों को सिद्धू से सलाह लिए बिना ही नियुक्त किया गया था और पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने बीते मंगलवार को ही जिला संयोजकों की सूची जारी करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से काम में जुटने को कहा था। इन संयोजकों को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों के साथ भी तालमेल मिलाते हुए काम करने को कहा गया है। बता दें कि सिद्धू ने जिस तरीके से सुनील जाखड़ की ओर से नियुक्त किए गए जिलाध्यक्षों को हटाया था उससे जाखड़ नाखुश थे और उन्होंने ये मुद्दा राहुल गांधी के सामने भी उठाया था। अगर अंदरूनी सूत्रों की माने तो जाखड़ ने राहुल गांधी को सूचित किया था कि सिद्धू के मनमाने फैसले से पार्टी नेताओं के बीच नाराजगी है। इसी बीच पंजाब कांग्रेस की कलह फिलहाल और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनावों से पहले सुल्तानपुर लोधी और कादियां सीट पर उम्मीदवार को लेकर पहले ही अलग अलग धड़े बट गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने शनिवार को सुल्तानपुर लोधी सीट पर विधायक नवतेज सिंह चीमा की उम्मीदवारी का समर्थन किया, जबकि इस सीट से कैबिनेट मंत्री और पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर के करीबी माने जाने वाले राणा गुरजीत सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कादियां सीट पर भी विधायक फतेह जंग बाजवा की उम्मीदवारी का समर्थन किया है, जबकि यहां से पूर्व पंजाब कांग्रेस प्रमुख प्रताप सिंह बाजवा चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता से दूर रहने को कहा। इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकार पर भी जमकर हमले किए। अपने कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कुंवारे लड़कों को लेकर ऐसा बयान दे दिया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ओवैसी ने युवाओं में जोश भरते हुए कहा कि शादी करेंगे ना, बैचलर मत रहना, बैचलर बहुत परेशान कर रहे हैं, घर में पत्नी रहे तो आदमी का दिमाग भी शांत रहता है। दरअसल ओवैसी मुस्लिम युवाओं से यह पूछ रहे थे कि क्या वे अपने बच्चों को अनपढ़ और गरीब ही रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो युवा अभी 18-19 साल के हैं, जल्द ही उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे। और इसके आगे ओवैसी ने युवाओं से पूछा कि शादी करोगे ना, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को उनके अधिकार ना मिले। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के अध्यक्ष ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता से मुसलमानों को क्या मिला, हमें नौकरियों में और शिक्षा में आरक्षण नहीं मिला, निर्णय लेने में हमारी भागीदारी नहीं थी, कोई अधिकार नहीं था। यह कहते हुए कि धर्मनिरपेक्षता शब्द ने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया है। महाराष्ट्र में केवल 22% मुसलमान प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश लेते हैं, जबकि केवल 4.9% मुसलमान ही स्नातक हैं। ओवैसी ने सवाल करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में 83% मुसलमान भूमिहीन हैं। क्या कांग्रेस, राकांपा और शिवसेना का दिल सिर्फ मराठों के लिए धड़कता है। ओवैसी ने मुंबई में सीआरपीसी की धारा 144 लागू करने का उल्लेख करते हुए, जिससे ओमिक्रॉन प्रकार के कोरोना वायरस के प्रसार की जांच के लिए लाया गया था। ओवैसी ने सवाल किया कि क्या इस महीने के अंत में राहुल गांधी के महाराष्ट्र की राजधानी के दौरे पर कर्फ्यू लागू रहेगा। उस समय ओमिक्रॉन नहीं बल्कि सत्ता की शक्ति होगी। ये कहते हुए बड़े हमले उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के ऊपर किए। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के विज्ञान भवन में बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोग्राम में शामिल हुए। उन्होंने डिपॉजिट फर्स्ट 5 लाख रुपए तक के समयबद्ध जमा राशि बीमा भुगतान की गारंटी विषय पर आधारित समारोह में कहा कि हम जानते हैं कि बैंक डूबने पर कई दिनों तक खबरें चलती रहती हैं। आज देश ने बहुत बड़ा बदलाव किया, बहुत बड़ी मजबूत व्यवस्था शुरू की है, जिसमें जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस दिलाया जा रहा है। इसकी भी इतनी ही चर्चा मीडिया में हो, इससे देश के जमाकर्ताओं में विश्वास पैदा होगा। हो सकता है कि भविष्य में बैंक डूबेगा, लेकिन जमाकर्ताओं का पैसा नहीं डूबेगा, बैंकिंग व्यवस्था पर भरोसा पैदा होगा। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में कोई भी बैंक संकट में आता है तो जमाकर्ता को 5 लाख रुपए तक जरूर वापस मिलेंगे और इस व्यवस्था से 98% लोग कवर हो चुके हैं। एक समय था कि जब कोई बैंक संकट में आ जाता था तब जमाकर्ताओं को अपना ही पैसा पाने में नाक में दम हो जाता था और चारों तरफ हाहाकार मच जाता था। कोई भी व्यक्ति बहुत विश्वास के साथ बैंक में पैसा जमा कराता है, खासकर फिक्स सैलरी वाले लोग हैं। लेकिन गलत नीतियों के कारण जब बैंक डूबता है तब इन परिवारों का सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी ही फंस जाती है।
लेकिन अब 3 महीने के अंदर जमाकर्ता को पैसा मिलेगा, ये कानून के दायरे में आ चुका है और इस योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी सहकारी बैंकों के जमा खाते भी आते हैं। इसमें डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत जमा खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट, चालू खाते और रिकरिंग डिपॉजिट भी आते हैं। बैंक सुधार की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को 5 लाख रुपए कर दिया गया है और पहले ये 1 लाख रुपए ही था। इसके तहत बैंक के डूबने पर अब 5 लाख रुपए मिलते हैं और पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर पूरी तरीके से संरक्षित खातों की संख्या अब 98.1% पर पहुंच गई थी। तो खबर अब कोरोना से संबंधित है। चंडीगढ़ में अब कोरोना ने दस्तक दे दी है। इटली से चंडीगढ़ आए युवक में कोरोना का नया स्वरूप, नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पाया गया है। इससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। राहत की खबर यह है कि युवक के संपर्क में आए 7 अन्य लोगों की कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इटली से 20 वर्षीय युवक भारत 22 नवंबर को पहुंचा था और उसके बाद वो अपने चंडीगढ़ रहने वाले रिश्तेदारों के पास आ गया। यहां स्वास्थ्य विभाग ने उसकी कोरोना की जांच कराई तो वो पॉजिटिव मिला। उसके बाद 1 दिसंबर को नई दिल्ली ओमिक्रॉन की जांच के लिए उसका सैंपल भेजा गया और उसी दिन इस युवक के संपर्क में आए 7 अन्य लोगों की कोरोना रिपोर्ट भी कराई गई, जिसमें वो सभी नेगेटिव मिले हैं। हालांकि सभी को क्वारंटीन रखा गया है और 11 दिसंबर को युवक की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को मिली तो उसमें कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पाया गया है। अब रविवार को युवक का दोबारा कोरोना टेस्ट किया गया है और चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग उसकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। इससे पहले नवंबर के अंत में चंडीगढ़ में दक्षिण अफ्रीका से लौटा एक यात्री, उसकी पत्नी और नौकर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। चंडीगढ़ सेक्टर 36 निवासी 38 साल का पुरुष 21 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से चंडीगढ़ आया था और एयरपोर्ट पर हुई आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उसे एहतियातन घर पर ही होम आइसोलेशन में रखा गया था। 29 नवंबर को दोबारा की गई आरटीपीसीआर जांच की रिपोर्ट में वो, उसकी पत्नी और नौकर संक्रमित पाए गए थे। वहीं चंडीगढ़ प्रशासन ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सख्ती कर दी है। हाई रिस्क वाले 8 देशों से लौटे यात्रियों पर अब कोरोना एयरपोर्ट पर ही आरटीपीसीआर टेस्ट उनका अनिवार्य कर दिया गया है। यूटी प्रशासन के अधिकारियों ने बताया है कि कोविड टेस्ट के साथ ही यात्रियों को 7 दिन के लिए क्वारंटीन भी किया जा रहा है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। भारत में कई ऐसी जगह हैं जो देश और विदेश के पर्यटकों को खूब भाती हैं। भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है और इन्हीं जगहों में शामिल है हिमाचल प्रदेश का दुर्गम जिला लाहौल स्पीति। यहाँ की बेहतरीन खूबसूरत झीलें कब से आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। माना जाता है कि यहाँ पर स्थित द मून लेक बेस्ट कैंपिंग साइट है। द मून लेक के आकर्षक तथ्यों के बारे में जानने के लिए देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। भारत में कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो न केवल भारत के लोगों को आकर्षित करते हैं बल्कि विदेशों से पर्यटकों को भी बेहद आकर्षित करते हैं। भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है। इन्हीं जगहों में शामिल है हिमाचल प्रदेश का जिला लाहौल स्पीति। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए हजारों पर्यटक आते हैं। पर्यटकों को खूबसूरत वादियां, ग्लेशियर और ऊंचे पहाड़ अपनी तरफ बेहद आकर्षित करते हैं। यहीं की बेहद खूबसूरत झीलें सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र बनी रहती हैं। माना जाता है कि यहाँ पर स्थित चंद्रताल झील बेस्ट कैंपिंग साइट है। यहाँ आकर पर्यटक अपने आप को प्रकृति के बेहद करीब महसूस करते हैं। इस झील को द मून लेक के नाम से जाना जाता है। दुनिया की सबसे खूबसूरत झीलों में शुमार चंद्रताल लेक समुद्र तल से लगभग आपको बताते चले 14,100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सर्दी के मौसम की शुरुआत होते ही यहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से यह स्थान 3 से 4 महीने तक के लिए बंद कर दिया जाता है। इस झील के पानी के बारे में जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इस झील की खासियत है कि इसका पानी दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। इस झील को मीठे पानी की झील के नाम से लोग जानते हैं। ये झील लाहौल स्पीति के स्थानीय लोगों के लिए धार्मिक महत्व भी रखती है। आपको बताते चले, ये झील स्पीति और कुल्लू घाटी से कुछ ही दूरी पर स्थित है। ये एक टापू पर है, जिसकी वजह से अर्ध चांद की तरह ये दिखाई देती है, जिसकी वजह से लोग इसे द मून लेक यानी कि चांदी की झील भी कहते हैं। इस झील का पानी इतना साफ है कि शीशे की तरह ये चमकता है। कहा जाता है कि झील का यह क्षेत्र कभी स्पीति और कुल्लू जाने वाले तिब्बत और लद्दाखी व्यापारियों का
महत्वपूर्ण स्थान था। अब ये झील पूरी तरीके से दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस झील तक दो रास्तों से पहुंचा जा सकता है। पहला मनाली की तरफ से और दूसरा किन्नौर होते हुए वाया कुंजम दर्रे से। सड़क मार्ग के साथ साथ कुंजम दर्रे से ट्रैकिंग कर भी यहां पर आ सकते हैं। ये झील सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र होने के साथ साथ लाहौल स्पीति के स्थानीय लोगों के लिए धार्मिक महत्व भी रखती है। स्पीति वैली के करीब पहाड़ों से घिरे चंद्रताल लेक आने का सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर के बीच का है। यहाँ आने के लिए आपको एयरपोर्ट तक आना होगा। इसके बाद बस या कैब से चंद्रताल लेक जा सकते हैं। अगर आप भी दामून लेक घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत सही है। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। कई जगहें एलियंस की वजह से तो कई भूतों की वजह से रहस्यमयी मानी जाती हैं। दुनिया भर से बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो खूबसूरती के साथ ही अपने आप में बहुत से रहस्यों को समेटे हुए हैं, लेकिन इन रहस्यों के बारे में आज तक कोई भी नहीं जान पाया। इन रहस्यमयी जगहों के बारे में जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो रहस्यों से भरी हुई हैं, लेकिन इन रहस्यों से किसी भी वैज्ञानिक ने आज तक पर्दा नहीं हटाया और ये भी नहीं पता कि इन रहस्यों का कभी खुलासा हो भी पाएगा या फिर नहीं। कई जगह तो दुनिया में ऐसी हैं जो बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन इन खूबसूरत जगहों में कई ऐसे रहस्य हैं जो हर कोई जानना चाहता है लेकिन आज तक जान नहीं पाया। ऐसी ही 5 रहस्यमय जगह हैं जिनके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते चले, उलूरू ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक साहसिक स्ट्रीट है। इसके अलावा यह यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र भी माना जाता है। उलूरू बलुआ पत्थर की चट्टान का एक विशाल खंड है। यहाँ कछुए की ऊपरी खोल की तरह दिखता है। कहा जाता है कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी रहते हैं। बताया जाता है कि यह पहाड़ी सुबह से लेकर शाम तक कई बार अपना रंग बदलती है। यह दुनिया की इकलौती ऐसी पहाड़ी है जो अपना रंग बदलती है। जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि उलूरू पहाड़ी 50 करोड़ साल पुरानी है। अब ऐसा होता क्यों है, इस राज का आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। दूसरी रहस्यमय जगहों की बात करें तो आपको सीधे लेके चलते हैं इंग्लैंड में स्थित स्टोनहेंज में। यह सबसे रहस्यमय माना जाता है। यह स्थान लगभग करीब 5000 साल पुराना है। लोग मानते हैं कि यह दुनिया ब्लू स्टोन सामग्री से बना विशाल मेगालिथ पत्थरों का एक गोलाकार समूह है। स्टोनहेंज इंग्लैंड में सबसे अधिक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। दुनिया भर के हजारों पर्यटक स्टोनहेंज के अद्भुत पत्थरों को देखने के लिए हर साल आते हैं। यह स्थान बेल्स से लगभग 322 किलोमीटर दूर स्थित है। स्टोनहेंज के इन चट्टानों के पीछे एक रहस्य छिपा हुआ है जिसको लेकर लोग कई तरह के दावे करते हैं, लेकिन इस रहस्य का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। स्टोनहेंज की विशालकाय चट्टानें करीब 23 फीट तक ऊंची हैं। इन चट्टानों को ऊंचा खड़ा करने के बाद एक गोलाकार आकार दिया गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि करीब 3000 से 2000 ईसा पूर्व के बीच इसका निर्माण किया गया होगा। ऐसे में अब सवाल ये कि जब उस दौरान किसी प्रकार की वैज्ञानिक उन्नति नहीं थी तो इन विशालकाय चट्टानों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया गया, उन्हें आकार आखिर कैसे दिया गया। चलिए अब बात करते हैं तीसरी रहस्यमय जगह की। आपको बताते चले, अमेरिका के न्यू मैक्सिको में स्थित रोजवेल एलियन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का हब है। यह छोटा सा अमेरिकी शहर 1947 में पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना। इस दौरान खेत में काम करने वाले लोगों ने स्थानीय अधिकारियों को बताया था कि एक उड़न तस्तरी यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी जिसका मलबा पड़ा हुआ है। तब से लेकर अब तक सवाल बना हुआ है कि क्या सच में एलियंस होते हैं, लेकिन आज तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है कि एलियंस होते भी हैं या फिर नहीं। चौथी रहस्यमय जगह है, दुनिया की तरह भारत में भी एक रहस्यमय जगह है जिसमें केरल का एक छोटा सा गांव कोडिनी भी शामिल है। इस गांव में करीब सैकड़ों परिवार रहते हैं। माना जाता है कि दुनिया का इकलौता गांव है जहां पर जुड़वा बच्चे होते हैं। इस गांव में करीब 200 जुड़वा बच्चे हो चुके। अब इसके पीछे का रहस्य क्या है, ये गांव वाले तो क्या, डॉक्टर और वैज्ञानिक भी आज तक पता नहीं लगा पाए। पांचवी और आखिरी रहस्यमय जगह स्तंभेश्वर महादेव मंदिर गुजरात के वडोदरा से करीब 40 किलोमीटर दूर चंबूसर तहसील में स्थित है। यह मंदिर समुद्र में है। आपको यकीन नहीं होगा कि यह मंदिर दिन में 2 बार गायब हो जाता है। ये घटना हर रोज सुबह शाम के समय होती है। बताया जाता है कि यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि यह एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन लोग इसे भगवान का चमत्कार मानते हैं। स्पेशल डेस्क
आर्या न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्या न्यूज के साथ। नमस्कार।